नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का अपना टॉपिक जो है वो है द्विविमीय आकृति यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का निर्माण। अगर आपने आज का वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखें और सूत्रों का निर्माण समझें। और ये सूत्रों का निर्माण आप समझ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सूत्रों का निर्माण आपने खुद ने किया है, तो सूत्र आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम रटते हैं तो वो सूत्र में याद नहीं रहते, लेकिन आज हम जो आपके लिए तरीका लेकर आए हैं उससे आप सूत्र याद ही नहीं बल्कि आप खुद सूत्र बना पाएंगे और सूत्रों को आसानी से याद रख पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम इन द्विविमीय आकृतियाँ यानी 2D शेप बोलते हैं इनको, आयत, वर्ग, समांतर और समचतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का हम निर्माण पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं परिमाप से संबंधित सूत्र। यदि इन सभी आकृतियों का हमें और कोई और भी आकृति हम ले सकते हैं, उनका यदि हमें परिमाप ज्ञात करना है तो वो परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और उनके लिए कौन सा सूत्र किस प्रकार से लगेगा वो समझेंगे। तो देखिए, सूत्रों का निर्माण समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो परिमाप है आखिर परिमाप क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं परिमाप शब्द को तोड़ता हूँ तो एक परि और एक माप। परि शब्द जो है इसका मतलब है चारों ओर। ध्यान रखें, जैसे पर्यावरण में परि प्लस आवरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है परि यानी चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पे ये है माप। माप का मतलब हम समझ सकते हैं किसी वस्तु को मापना, किसी प्रकार से उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका भार, कुछ भी माप सकते हैं। तो यहाँ जो माप है वो उसके लंबाई के संबंध में है। ध्यान रखें, उसमें जो भी भुजा, जो भी किनारा है उसे मापा जाता है। तो चारों ओर की कुल माप, ध्यान दें बस। अगर ये चीज़ हमें याद रह गई तो परिमाप के सारे सूत्र बन गए। हमें सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चारों ओर की कुल माप वही परिमाप होती है, चाहे कोई भी आकृति हो। जैसे अब मैं आकृति ले रहा हूँ, मैंने ले ली जैसे आयत, ठीक है। अब आयत के लिए यदि मुझे परिमाप का सूत्र बनाना है तो कैसे बनेंगे, तो ये याद रखना है बस, चारों ओर की कुल माप। जो चारों ओर के जो किनारे हैं उन किनारों को मापना है और फिर उनका कुल बनाना मतलब जोड़ना है। तो जैसे मैंने इसको मापा, फिर मैंने इस भुजा को माप लिया। इस प्रकार से मैंने इन चार भुजाएं हैं, यहाँ पे चार भुजाएं दी गई है, चार किनारे दिए गए हैं, चारों को अलग अलग मापा, फिर मैंने उनका कुल किया। ये हमारा बन गया आयत का परिमाप। चलो बनाना सीखते हैं क्या होता है। देखें, आयत का परिमाप। चलिए, तो आयत का परिमाप करने के लिए क्या करेंगे, आयत के ये जो किनारे हैं उनमें हमने खास बात क्या देखी वो देखिए। तो खास बात ये देखी कि आयत में ये जो किनारा है और ये जो किनारा है ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों जो किनारे हैं वो भी बराबर हैं। लेकिन उसमें ये जो किनारे हैं उनकी लंबाई जो इन किनारों से थोड़ी बड़ी है, इसलिए बड़ी को रख दिया, नाम दे दिया लंबाई, और छोटी को नाम दे दिया चौड़ाई। ध्यान रखें, आयत में बड़ी भुजा का नाम लंबाई और छोटी भुजा का नाम चौड़ाई रख दिया। अब हमें करना क्या है, इन चारों को आपस में जोड़ना है। जोड़ना शुरू करेंगे। ये लिख दी हमने लंबाई, फिर प्लस लंबाई जोड़ दी, जोड़नी है। ध्यान, परिमाप का मतलब ये है किनारों का योग। बस ये लंबाई, फिर ये जोड़ेंगे तो ये चौड़ाई जुड़ गई, फिर प्लस, फिर इस किनारे को जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान रखें, देखिए ये किनारा जुड़ेगा अब, तो ये भी है लंबाई, ये प्लस, और वापस ये किनारा जुड़ जाएगा तो ये वापस है चौड़ाई। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये अपना सूत्र गलत नहीं है, ये सूत्र अपना सही बन गया है। मतलब सूत्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिमाप करने को कहे, चारों ओर के किनारों को देखना है, उनको मापना है और फिर उनको जोड़ देना है, यही अपना परिमाप है। लेकिन हम सूत्र का निर्माण समझ रहे हैं तो अब आपको क्या करना है। देखिए, अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। ध्यान रखें, जब हमें किसी प्रकार की यदि जोड़ दे दी जाए, जैसे जोड़ है, अगर जोड़ दे दी जाए, जैसे मुझे दे दी 8 + 2 + 3, ये जोड़ दे दी, तो 8 में 2 को जोड़ेंगे और 2 में 3 को जोड़ेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13, इसमें ये दिख रहा है। लेकिन अगर इसी प्रकार से यदि मुझे जोड़ ये कह दी जाए 8 + 8 + 8, यही कह दी मुझे, मतलब इस जोड़ में और इस जोड़ में क्या फ़र्क है, इसमें जो तीन संख्या हैं वो तीनों अलग अलग हैं, तो 8 में फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ जो ये जोड़ है
इस जोड़ में ये तीनों ही संख्याएं समान है, 8 8 8। तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे आपको यदि समान संख्याओं का योग यदि करना हो तो वहाँ पे आपको फिर ऐसे नहीं करना है कि 8 है फिर ऐसे 2 जोड़ा 8 के बाद 9 10 फिर 10 के बाद 3 है तो 10 11 12 13 इस प्रकार से हमें गिनती बोलने की ज़रूरत नहीं है, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद देखिए जैसे ही अगर जोड़ में समान संख्याएं हो तो वहाँ हमें सीधा पहाड़ा बोल देना है। तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 8 दिए 24। तो सीधे ये जोड़ कितना हो गया 24 हो गया। यानी समान संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ सीधा पहाड़ा बोला जाता है। अब देखिए ये पहाड़ा बोला तो ये क्या थी, जोड़ थी, जबकि जोड़ में तो पहाड़ा नहीं बोला जाता है। तो ये पहाड़ा जो बोला है ये क्यों बोला कि जब भी जोड़ में समान संख्याएं होती है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी जोड़ में संख्याएं समान हो जाती है तो वो जो जोड़ है उसे हम गुणा में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दें, 8 ये भी 8 ये भी 8। जो संख्या जोड़ में बार बार आती है उसे एक बार लिखेंगे और जो नंबर जितनी बार आया उस नंबर से हम गुणा करेंगे। देखिए 3 बार आया तो 3 से गुणा करेंगे, 4 बार आया तो 4 से गुणा करेंगे, 2 बार आया तो 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए तो अब यहाँ पे सूत्र बनेगा अपना। तो ध्यान रखें समान संख्या होने पर इस प्रकार से गुणा में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इस जोड़ में कोई समान है या नहीं। तो इस जोड़ के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पे भी लंबाई यहाँ पे भी लंबाई, और तो कहीं नहीं है ना। लंबाई कितनी बार है, 2 बार। मतलब इस लंबाई को हम एक बार लिखकर इस प्रकार से, 3 बार थी एक बार लिखा, यहाँ 2 बार है ये एक बार लिख दिया और हम इसे 2 से गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखें क्योंकि लंबाई एक बार लिख दी, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 बार है इसमें। ठीक है, अब ये जो चौड़ाई, ये चौड़ाई क्या हो रही है, अलग है और जुड़ रही है। अगर इससे कोई अलग होगा, जैसे मैंने लिख दिया 7 + 7 + 7 + 7 + 9, तो इसको तो हम गुणा में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये अलग जो प्लस में है ये अलग प्लस में ही लिखा जाएगा। ध्यान रखें। तो अब देखिए प्लस क्या हो गया, ये चौड़ाई, चौड़ाई कितनी बार है, ये भी 2 बार। देखो चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे परिमाप के अंदर लंबाई लिखनी एक बार, लेनी एक बार नहीं है, लिखनी एक बार है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो लंबाई भी 2 बार, ये जो चौड़ाई है वो भी 2 बार। मतलब इसे भी 2 से इस प्रकार से 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर दोनों को 2 से गुणा करना है, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो इसे पूरे को हम कोष्टक में बंद करके बाहर 2 से गुणा कर देंगे। ये 2 से गुणा लंबाई से भी हो रहा है, ये 2 का गुणा चौड़ाई से भी हो रहा है। तो ये अपना बन गया आयत के परिमाप का सूत्र। चलिए अब आगे देखिए, ये आयत का परिमाप हो गया। अब हम बनाते हैं वर्ग के लिए परिमाप। ध्यान रखें, वर्ग की आकृति याद रखें, ये वर्ग है। वर्ग वो, जैसे आयत में तो ये क्या हो गया, दोनों भुजाएं ये बराबर, दोनों भुजाएं ये बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता ही है, ये हमें पता है। अब देखिए आगे, यहाँ पे भी वही, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की नहीं, चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर है ही, चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण यहाँ पे भी समकोण है। अब वही तरीका वर्ग का हमें परिमाप करना है। परिमाप क्या होता है, चारों ओर का कुल माप, इनके चारों ओर की भुजाओं को माप करना है। ठीक है, यहाँ इन भुजाओं को जब भी हमने मापा है, हमने क्या देखा इसमें, जैसे इसमें खास बात ये थी कि आमने सामने की ये भुजाएं बराबर, आमने सामने की ये भुजाएं बराबर। इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें ये चारों ही माप बराबर है। ध्यान रखें, ये दोनों माप बराबर थी, दोनों का नाम लंबाई, ये दोनों बराबर थी, दोनों का नाम चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे ये चारों ही बराबर है तो चारों भुजाओं का एक ही नाम रख दिया, वो नाम है भुजा। ध्यान रखें, चारों ही भुजा का नाम भुजा रख दिया। लंबाई चौड़ाई का नाम, सबका नाम भुजा, कोई लंबाई नहीं कोई चौड़ाई नहीं, सबका नाम भुजा रख दिया। परिमाप हमें करना क्या है, इन चारों को जोड़ना है। अब ध्यान से देखिए सूत्र निर्माण सीधा, इन चारों को हम जैसे ही जोड़ेंगे, चारों ही क्या है, समान। तो मैंने बताया जो भी चीज़ जोड़ में समान आए उसे कितनी बार लिखना है, एक बार। फिर वो क्या करना है, जितनी बार है उससे गुणा भी कर देंगे। तो गुणा कितने से हो गया, 4 से। अब आप कहोगे सर परिमाप में जोड़ होती है, अरे ये जोड़ ही है। जब समान चीज़ों की बार बार जोड़ होती है तो उसे एक बार लिखकर वो जितनी बार है उतने से गुणा कर दिया जाता है। तो भुजा यहाँ कितनी बार है, 4 बार, ये 4 से हमने गुणा कर दिया। तो आप ध्यान से देखें, 4 × भुजा, ये बन गया इसका वर्ग का परिमाप। तो इस प्रकार से हमने आपको ये परिमाप का सूत्र समझाए, आयत और वर्ग। अब यदि किसी और आकृति का परिमाप आ गया, जैसे अब ले लिया समांतर चतुर्भुज का परिमाप या समचतुर्भुज का परिमाप, तो अगर आपको मान लो कि सूत्र बनाना आया ही नहीं, अगर मान लो सूत्र हम भूल गए किसी तरह से, तो हमें यदि किसी भी इस प्रकार से यदि बंद आकृति है, कोई भी आकृति हो, जैसे मैंने ले लिया त्रिभुज,
तो अब उसके लिए हम पढ़ते हैं त्रिभुज का परिमाप। जैसे आ गया कोई भी हो त्रिभुज, और ये याद रखें यदि उसके अंदर भुजाएं समान है तो एक बार लिखकर फिर उसे गुणा इस प्रकार से करेंगे कि वो कितनी बार है। तो अब त्रिभुज का जैसे परिमाप आया और मैंने ऐसे सूत्र बनाया सीधा, तीनों भुजाओं का योग, ये मैंने परिमाप सूत्र बना दिया। अब हमें सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज का परिमाप बोला तीनों भुजाओं का योग। अगर यहाँ पे ये ऐसा त्रिभुज होता कि उसकी तीनों भुजाएं समान, यदि मान लो ऐसा त्रिभुज आ गया तीनों भुजाएं समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों ही भुजाएं बराबर, चारों ही बराबर, नाम भुजा, तीनों बराबर तो नाम भुजा ही होगा। फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे आ गया समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो वहां पे हम क्या करेंगे, तीनों ही भुजाएं बराबर है तो लिखेंगे कितनी भुजा को, केवल एक भुजा को लिखेंगे। ध्यान रखें क्योंकि योग होगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। अब उस योग को हम गुणा में चेंज कर देंगे, तो बताओ किससे गुणा करेंगे। हाँ, आपका जवाब एकदम सही है, किससे गुणा कर देंगे, 3 से। ये 3 इंटू भुजा हो गया, ये बन गया। यदि इस प्रकार से यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाए तो बताइए उसमें भुजाएं कितनी है, 4। यहाँ लिखेंगे चारों भुजाओं का योग। सम चतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं हैं, 4, तो चारों भुजाओं का योग। अगर इसी प्रकार से यदि पंचभुज हो जाए तो 5 भुजाओं का योग, छठभुज 6 भुजाओं का योग। लेकिन यदि उस योग के अंदर सभी संख्याएं यदि समान है तो उस संख्या को हम एक बार लिखेंगे और वो जितनी बार आई उससे गुणा करेंगे। ये आज का अपना परिमाप का सूत्र बन चुका है। अब रह गया एक, वो रहा वृत्त। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आ गया वृत्त का परिमाप, अब ध्यान से देखिएगा वृत्त का परिमाप हम कैसे करेंगे। वृत्त का परिमाप करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि यदि वृत्त को यदि बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए वृत्त के परिमाप के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इन आकृतियों को हम ध्यान से देखते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज। जैसे ये आयत बना हुआ है, यदि आयत को थोड़ा सा तिरछा रूप कर दिया जाए आयत का, कि इसमें भी ये आमने सामने ये भुजाएं बराबर और ये भुजाएं बराबर होती है। ये समचतुर्भुज, वर्ग को यदि थोड़ा तिरछा कर दिया जाए, चारों भुजाएं इसमें भी बराबर, इसका नाम समचतुर्भुज है। और ये हो गया वृत्त। अब इस पर हम एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैसी है कहानी, इसका कोई जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ध्यान से देखें। अगर इन आकृतियों में यदि देखा जाए तो ये आकृति हमें सबसे अलग नजर आ रही है। ध्यान से देखें, इन सब में हमें वृत्त सबसे अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो रेखा खंडों से ये आकृति बनी हुई है और बंद आकृति है, रेखा खंडों से बनी है। इसमें कोण भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई कोण या कोई रेखा खंडों से ये आकृति नहीं बनी हुई है, इसलिए ये आकृति सबसे अलग है। अब इस पर हम एक कहानी बनाते हैं मन से। और कैसी कहानी, अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक बारात है। ध्यान से देखें, ये एक बारात है और इस बारात के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई बारात में सबसे अलग दिखता है वो होता है दूल्हा। ध्यान रखें, दूल्हा जो होता है, दूल्हे राजा जो होते हैं वो सबसे अलग नजर आते हैं, लेकिन बाराती सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। उनका सिर्फ काम क्या होता है, सिर्फ खाना खा के वापस आना है। ध्यान रखें, ठीक है। बाकी दूल्हे राजा जो होते हैं सबसे अलग, हमारी मारवाड़ी में बोले तो बींद राजा या बनड़ो, ठीक है। तो बनड़ो सबसे अलग दिखता है, बींद राजा सबसे अलग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बींद राजा अलग है, मतलब सब इसके लिए कामजाम हो रहा है, ठीक है। उस पर कुछ अलग से वो पहन रखा होता है वगैरह, सब सूट वगैरह अलग होता है। तो ये दूल्हे राजा जो सबसे अलग है, मतलब सूत्र का जब निर्माण करेंगे इसके लिए वो भी इन सब से थोड़ा सा हटकर होगा, थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए पढ़ेंगे कि ये जो वृत्त है आखिर वृत्त का निर्माण कैसे हुआ, वृत्त खुद कैसे बना। तो ध्यान रखें, वृत्त प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो पहले प्रकार को यानी पेंसिल डाल के फिर उसको खोला जाता है, तो पेंसिल की नोक और प्रकार का जो सुई वाला भाग होता है, जहाँ सुई लगी होती है, तो पेंसिल की नोक और सुई, उन दोनों के बीच का जो ये गैप या दूरी होती है, ध्यान रखें, जब भी हम प्रकार को खोलते हैं तो उसकी सुई और पेंसिल की नोक के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी पहले बनती है और वृत्त बाद में बनता है। ध्यान रखें, वृत्त बाद बनेगा, पहले हम प्रकार को खोलेंगे फिर वृत्त बनेगा। तो जैसे ही खोलेंगे वो जो दूरी बनेगी उस दूरी का नाम होगा त्रिज्या। मतलब वृत्त पहले नहीं बना, पहले प्रकार को खोला और वो जो माप बनी वो बन गई त्रिज्या। अब इसमें से देखिए, जब भी बनाते हैं सुई वाला भाग या बीच में रहता है
और जो पेंसिल की नोक है वो यहाँ रहती है, जहाँ ये किनारा चल रहा है, घेरा चल रहा है, वहाँ पे रहती है। और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी बढ़ती है उसका नाम दे दिया त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस और आर से दर्शाया जाता है। रेडियस कहते हैं इसे, तो इसे आर से दर्शा दिया। तो ध्यान रखें, वृत्त पहले नहीं बना, पहले त्रिज्या बनी। त्रिज्या बनने के बाद में वृत्त बना। मतलब ये हुआ कि मकान से पहले नींव बनी, इसलिए नींव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मकान बाद में बनेगा। नींव नहीं तो मकान नहीं, ध्यान रखें। तो मतलब ये कि त्रिज्या है तो वृत्त बनेगा, त्रिज्या ही नहीं, अगर हम प्रकार को खोलेंगे ही नहीं तो वृत्त बनेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखें, त्रिज्या जरूरी है। मतलब ये कि इस वृत्त के सभी सूत्र जितने भी बनेंगे वो सब इस त्रिज्या पर ही आधारित होंगे। तो याद ही रखना है कि त्रिज्या बनी इसीलिए वृत्त बना, मतलब त्रिज्या के कारण ही वृत्त के सारे सूत्र बनेंगे और कोई दूसरा सूत्र नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं, अपने बनाते हैं वृत्त का परिमाप। अब वही तरीका, परिमाप के लिए करना क्या है हमें? परिमाप के लिए हमें योग करना है। जो उसकी मुख्य भुजा है उन भुजाओं का हमें योग करना है। यहाँ पे मुख्य भुजा है कौन? किनारों पे तो कोई भुजा हमें नजर नहीं आ रही है, तो इसकी मुख्य भुजा है त्रिज्या। ये त्रिज्या लेनी है, लेकिन योग करना है। तो अब कितनी त्रिज्याएं लें? एक वृत्त के अंदर तो अनेक त्रिज्याएं होती है, लेकिन हमें केवल 2 त्रिज्याएं लेनी है। ध्यान रखें, केवल 2 त्रिज्याएं लेनी है। वही ये देखिए, ये केंद्र बन जाएगा और ये जो घेरा चलता है बार बार, ये बार चल रहा है, इसे परिधि कहते हैं। और घेरे पर ये जो बिंदु है केंद्र, वहाँ पे सुई वाला भाग रहता है और घेरे पर रहता है कौन सी? पेंसिल की नोक। तो वहाँ तक की ये दूरी त्रिज्या होगी। तो 2 त्रिज्या हमने ले ली, एक ये त्रिज्या ले ली, एक ये त्रिज्या ले ली। और करना क्या है? इन दोनों त्रिज्याओं का हमें योग करना है। ध्यान से देखें, ये त्रिज्याओं का हमने योग कर दिया। सूत्र को पूरा समझे। फिर अब जब मन करता है, अभी हमने बताया था जब भी योग में समान चीज आए, 2 ही बराबर हो, 2 या 3 जितनी भी हो, बराबर चीज हो तो एक बार लिखकर वो जितनी बार आई उससे गुणा कर देंगे। मतलब सूत्र अपने हिसाब से क्या बना? 2r। लेकिन अभी हमने क्या बात की थी कि इन सब के अंदर अगर देखा जाए, ये बारात अगर है तो ये दूल्हा है। ध्यान रखें, ये दूल्हा है। और दूल्हा जो होता है उसके लिए हर प्रकार से कोई ना कोई चीज़ लाई जाती है। मान लीजिए ये अगर जो दूल्हा है, ठीक है, इसके लिए सब लेकर आएंगे गिफ्ट। क्योंकि देखिए भाई, बारातियों के लिए कौन गिफ्ट लेकर आता है? भाई दूल्हा है, वो सबसे खास है, तो उसके लिए सब गिफ्ट लेकर आते हैं। जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सब इसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो ध्यान रखा, गिफ्ट केवल इसे मिलेगा। बाकी देखिए, सबके लिए हमने परिमाप के सूत्र बनाए, यही तरीका था परिमाप के सूत्र का। ध्यान रखें, ये सूत्र था परिमाप का। लेकिन अब जो ये दूल्हा जो बनेगा, इसके लिए सब लेकर आएंगे गिफ्ट। वो गिफ्ट हमें याद रखना है। वो गिफ्ट क्या है? वो है पाई। ध्यान रखें, वो गिफ्ट पाई है। और इस पाई का मान यहाँ हमारे वृत्तों से संबंधित सूत्र के अंदर जो मान है लगभग 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन जब भी आपको सीधा पाई आ गया, मतलब पाई हमने रख दिया और हमें इस मान की कोई बात प्रश्न में नहीं हुई है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में अलग से बोल दिया जाए तो ये रखेंगे, वरना 22/7 ही रखेंगे। तो ये पाई है, मान लीजिए कोई गिफ्ट है और ये गिफ्ट हैम्पर जो मिला है वो केवल किसे मिलेगा? दूल्हे राजा को। यानी दूल्हे राजा के जितने भी सूत्र हैं, वृत्त के जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों में हमें पाई का मान यानी पाई जरूर लगाना है। तो अब हम पाई लगाएंगे। ये 2 हो गया, ये r हो गया, सीधा लगा देंगे पाई। ये सूत्र बन गया 2πr। ये अपना बन गया वृत्त का परिमाप 2πr। याद रखना है केवल इतना कि हमारे वृत्त में सबसे जो मेन चीज़ है, मुख्य जो चीज़ है, वो त्रिज्या होती है। इसी की वजह से वृत्त बनता है। त्रिज्या को लेना है और 2 त्रिज्याओं का आपस में योग करेंगे। जोड़ में समान संख्या आने पर एक बार लिखेंगे, जितनी बार है उससे गुणा कर देंगे। लेकिन ये जो पाई हमने लगाया है, ये केवल वृत्त के अंदर लगा है, जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन बाकी वाले जितनी भी ये आकृतियाँ हैं, इनमें पाई नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से है वो वक्रीय यानी वृत्त के समान नहीं है, गोल नहीं है। ध्यान रखें, इन सब में भुजाएं और कोण है, इसलिए इसमें पाई नहीं लगेगा। लेकिन वृत्त के जितने भी सूत्र आगे आएंगे, जितने भी सूत्र हम पढ़ेंगे, यदि वो वृत्त का भाग है या वृत्त है तो पाई को आना ही आना है। तो याद ये रखना है, वृत्त में पाई आता है, बाकी आकृतियों में पाई नहीं आता है। तो इस प्रकार से आज हमने वृत्तों से संबंधित जो परिमाप के मुख्य सूत्र यानी सभी आकृतियों के परिमाप से संबंधित जो सूत्र थे वो आज हमने पढ़े। चलिए देखिए, तो अभी हमने वृत्त का परिमाप किया। अब वृत्त के परिमाप के बाद में और हम क्या, अब हमें क्या ज्ञात करना है? मान लीजिए
इसी वृत्त के अंदर इसी प्रकार से जो हमने परिमाप किया, उस परिमाप की जगह पे हम ध्यान रखें वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। वही चीज़ है, कहीं पे शब्द वृत्त की परिधि आता है और कहीं पे वृत्त का परिमाप आता है। ध्यान रखें, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप एक ही चीज़ है। तो हमने ये सूत्र हमने पढ़ लिया था। क्या सूत्र आया था अभी हमारा? 2πr। जो सूत्र हमने बनाया उसका तरीका ज़रूर याद रखना है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हो जाए कि ये यहाँ पे केंद्र है और अभी हमने त्रिज्या खींची थी, और यदि इसमें सीधी दो त्रिज्याएं, या एक त्रिज्या और सीधी एक त्रिज्या, और ये जो होता है इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ध्यान रखें, वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये जो व्यास होता है वो वृत्त को हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। याद रखें, वृत्त को दो बराबर भागों में ये बांटता है, तो इसे अर्धवृत्त कहते हैं। ध्यान रखें, इसे अर्धवृत्त कहते हैं। अगर व्यास है वो वृत्त के दो भाग कर देगा तो दोनों ही बराबर होंगे, और इसीलिए इसे अर्धवृत्त कहते हैं। अब देखिए, अब अर्धवृत्त के अंदर मैंने क्या देखा कि ये जो परिधि थी ये पूरी, उस परिधि में से आधा भाग है वो एक इस अर्धवृत्त में रह गया, और एक आधा भाग है वो इस अर्धवृत्त में रह गया। तो क्या हो गया? इस परिधि के दो बराबर भाग दोनों ही अर्धवृत्तों के अंदर रह गए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, चाप बोलते हैं इसे, ध्यान रखें, वृत्त का यानी वृत्त की परिधि है, उसका यदि कट कर कोई भाग अलग हो जाए उसे चाप कहते हैं। ध्यान रखें। तो अब हम पढ़ेंगे चाप की लंबाई। ध्यान से देखें, अर्धवृत्त में है, ध्यान रखें, केवल और किसी में नहीं है। अगर ये अर्धवृत्त बन गया है, वृत्त था, व्यास आते ही ये अर्धवृत्त बना, उसमें ये जो चाप है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो हमें पढ़ना क्या है बताइए? पूरी कितनी है? 2πr। ये पढ़ लिया हमने 2πr। अब क्या होगा देखो, 2πr में से आधा इस तरफ आधा इस तरफ, यानी आधा कर देंगे। ये जो 2πr है इसका आधा करेंगे, और आधा करने के लिए याद रखें आधा मतलब बट्टे दो। हमेशा आधा कहते ही बट्टे दो करना है। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बना क्या? πr। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ध्यान से देखना है इसे कि ये जो हमने सूत्र बनाया अभी πr, ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का ये जो गोल भाग है ये πr है। यहाँ से लेकर वापिस ये जो गोल भाग है ये भी πr है। ध्यान रखें, ये πr है, गोल वाला भाग ये πr है। ये अभी तक ध्यान रखें परिधि थी पूरी, उसमें से आधा आधा चाप किया हमने तो πr ये प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे, मान लीजिए इसे मैं हटा रहा हूँ, जैसे मैंने इसे हटा दिया। अब देखिए ये जो बन रहा है ये अपना अर्धवृत्त है, लेकिन ये ध्यान रखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये है πr। ठीक, अब ये कौन है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा सर कि ये केंद्र है, और ये जो है ये इसकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक ये भी कौन है? त्रिज्या है। अगर अब हमें बोल दिया जाए अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि हमें पता है, ध्यान रखें ये परिधि नहीं थी, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही हमें अर्धवृत्त की परिधि बोली जाए ये परिधि नहीं है, ये केवल इस चाप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 2r। वृत्त अर्धवृत्त की परिधि तो हम अब बनाएंगे। तो परिधि के लिए या परिमाप के लिए हमने क्या बोला था कि उसके जितने भी भुजाएं, जितने भी किनारे हैं उन सबको जोड़ा जाए। अब सबको जोड़ेंगे तो परिधि बनेगी अर्धवृत्त की। अब सबको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ तक का ये किनारा लिया। ये किनारा कितना था? πr था, फिर प्लस, फिर ये ऊपर वाले किनारे भी जोड़ने पड़ेंगे, ये किनारा भी जोड़ना पड़ेगा। ये किनारा कितना है? ये r, फिर r, तो कितना बन गया? ये 2r। तो ये समान होने की वजह से ये 2r। तो अब देखिए ध्यान रखें, अर्धवृत्त में यदि चाप की लंबाई बोली जाए तो वो तो 2πr की आधी यानी πr होगी, लेकिन यदि अर्धवृत्त की परिधि बोला जाए या परिमाप बोला जाए तो फिर इस किनारे πr को और इस किनारे यानी 2r को, ध्यान रखें व्यास के अंदर ये त्रिज्या दो नजर आ रही है हमें, तो इसलिए 2r जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये अपने अर्धवृत्त की परिधि पड़ जाएगी। ध्यान रखें, इस प्रकार से हमने अर्धवृत्त की परिधि बना दी है। तो ये दोनों सूत्र में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने वृत्तों से संबंधित जो परिमाप के मुख्य सूत्र यानी सभी आकृतियों के परिमाप से संबंधित जो सूत्र थे वो आज हमने पढ़े। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वे तो लाइक करें और शेयर दोस्तों के साथ करें, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई समस्या या उलझन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें।
तो देखते रहे हमारे वीडियोज़, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।